अभी तुम जो पूकी ट्रीटमेंट मिल रहा था, स्पाइस लेते लेते हमारा ही जायका ले गए। कहता हूँ यार, इतना तो सेवा कर दी, दान दे दिया जाता है 350। लोग दान दक्षिणा कर रहे थे मुगल्स के साथ, सिस्टम पावर देंगे। मीर जाफर, तू तो देव मानुष है रे, मैं तो तुझ दीवाने हम नहीं होते, दीवानी बात होती है। हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर यशराज, और आज हम पढ़ने वाले हैं बैटल ऑफ प्लासी, जो कि हुआ था सिराजुद्दौला। एट दैट टाइम ही वाज नवाब ऑफ बंगाल एंड रॉबर्ट क्लाइव। हुआ क्या था, कैसे हुआ था, बैकग्राउंड क्या था, उस समय इंडिया की हालत कैसी थी, ये सारी चीजें हम आज इस लेक्चर में जानने वाले हैं। ऐसा बताऊंगा कि लगेगा हिस्ट्री आसान हो गई है। चलो आ जाओ। देखो, सबसे पहले क्या था कि जो हमारे ब्रिटिशर्स ने कॉन्क्वेस्ट किया इंडिया को, ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया को जीत लिया, वो था कैसा? क्या वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था? क्या उन्हें पहले से ही पता था कि हम आ रहे हैं भाई, अब तो लूट लेंगे इनको कब्जा करेंगे और इसको पूरी इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लेंगे? क्या ये कोई सोच सकता है ना? कितने भी बड़े हो तुम, क्या तुम ये चीज पहले से सोच सकते हो हम तो कर ही लेंगे? भाई लिटिल बिट इम्पॉसिबल, बट दे वर ब्रिटिशर्स, तो सोचना तो पड़ेगा भाई, क्या पता ना उन्होंने सोच के आया हो। और दूसरा क्या है कि भाई नहीं, ये तो आए थे व्यापार करने, लेकिन व्यापार करते करते इनको पता चलता गया कि भाई इन लोगों की तो पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आपस में ही लड़ते मरते रहते हैं, हर साल तो एक वॉर हो रखी है ना? कहीं पानीपत का वॉर हो रहा है, कहीं इधर कार्नेटिक हो रहा है, कहीं उधर, हर जगह तो वॉर ही हो रखी है ना? तो प्लस दूसरा एक रीज़न और ये भी हो सकता है। एक रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने आया, भाई देख रहे हैं वॉर चल रही है, तो चलो हम भी लड़ लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है ना? लेकिन दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन, बिजनेस गाइस, बिजनेस इज सेकंड रीजन। बिजनेस का ही सेकंड रीजन हो सकता है। देखो उन लोग का क्या था, उन लोग को नई इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है तो चीजें एक्सपोर्ट करनी है, उनको ढूंढना था अपने लिए नया मार्केट नहीं मिल रहा था, उनको मार्केट बनाना था। तो वो आए इंडिया आए और उन्होंने कब्जा किया। ये सोच के आए थे कि हम इसको कब्जा करेंगे, बनाएंगे और इसको अपने चीजों के लिए मार्केट तैयार करेंगे, जो हम लोग उधर बना रहे एक्सपोर्ट करेंगे। यहां से गुड उठाया, वहां पे एक्सपोर्ट किया, करते करते बना लिया। उन्हें पता था हम ये करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन समहाउ जो मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस हैं अभी के, और जो मुझे बिलीवेबल भी लगता है, वो ये लगता है कि ऐसा नहीं है, ना ही एक्सीडेंटल था ना ही इंटेंशनल था कंप्लीटली, ठीक है। ये हुआ कैसे होगा सर? फिर देखो हुआ क्या होगा ना कि ये लोग शुरू में आए तो थे भाई, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये लोग शुरू में आए तो थे ट्रेड करने ही, ठीक है। शुरू में आए तो थे ये ट्रेड करने ही, लेकिन ट्रेड करते करते इनका इंटेंशन तब नहीं था कि हम कब्जा करेंगे, लेकिन ट्रेड करते करते ऐसी सिचुएशन बनती गई जिसकी वजह से इन्हें इवेंचुअली चीज़ें अपने हाथ में लेनी पड़ी टू बी प्रॉफिटेबल। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत हेल्दी कंपटीशन था और इनको लग रहा था कि नहीं ये इंडियंस जो हैं हमारे खिलाफ भेदभाव कर रहे हैं ना। ऐसा हो गया था कि इनके साथ इंडियन के राजा हमारे जो मर्चेंट्स हैं उनके साथ भेदभाव करने लगते थे, इनको ऊपर रखते थे कि इनको फायदा हो जाए। तो इसलिए फिर जब उन्होंने बराबरी करने की कोशिश की, तब इनको लगा है मेरा नुकसान कर रहा है भाई, अभी तक तो स्पेशल ट्रीटमेंट था, अभी तुम जो पूकी ट्रीटमेंट मिल रहा था, अभी ये ऐसे कैसे चल रहा है? नहीं भाई, प्रिंसेस ट्रीटमेंट डिजर्व करते थे ब्रिटिशर्स, है ना? नहीं करते थे, सबको इक्वालिटी होनी चाहिए। बट उनको लग रहा था कि भाई मैं तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट डिजर्व करती हूँ, तो अब ये कैसे हो रहा है? तब फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, चीजें अपने हाथ में लेना शुरू कर दी। और उसमें एक बहुत बड़ा कारण था जिसे कहते हैं कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया कहां से स्टार्ट हुआ? बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट हुआ। अगर बैटल ऑफ प्लासी इंडिया जीत जाती, अगर बैटल ऑफ प्लासी इंडिया नहीं सिराजुद्दौला अगर जीत जाते, बंगाल के उस टाइम के नवाब, तो इट वाज श्योर दैट ब्रिटिश वुड नेवर हैव कॉन्कर्ड होल ऑफ द इंडिया, ठीक है। हम अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे जिसमें हम और चीजों के बारे में जानेंगे, उसमें बैकग्राउंड में क्या चीजें चल रही थी। देखिए उसमें बंगाल का जो साइज था वो काफी विशाल था, आज के बंगाल से बहुत ही ज्यादा बड़ा था। जैसे क्या क्या था, आप कहेंगे सर क्या क्या था बंगाल में, ऐसा क्या क्या था बंगाल में? देखिए बंगाल में ना उस समय, बंगाल में उस टाइम बंगाल में आता था हमारा
उस समय बंगाल में आता था आज का वेस्ट बंगाल, उसके बाद जो हमारा बांग्लादेश है, उसके बाद आता था जो ओडिशा है, उसके बाद आता था बिहार। समझ रहे हो कितना, मतलब देख रहे हो कितना बड़ा है भाई। इतना अगर इंडिया का मैं मैप ऐसे छोटा सा बना दूं यहाँ पे, वैसे मेरी मैप स्किल ज़्यादा अच्छी है नहीं, ये हो गया बंगाल। समझ रहे हो इतना बड़ा है ये पूरा एरिया लेके बैठा है, इतना बड़ा एरिया। समझ रहे हो कितना विशाल भाई। लगभग आज के लिए मतलब जितने रॉ प्रोडक्ट की जरूरत थी सब कुछ यहीं पे अवेलेबल था अंग्रेजों के लिए, है ना। अंग्रेजों के लिए बंगाल बहुत जरूरी था भाई। बंगाल से ट्रेड जो है इट वाज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके बाद कुछ चीजें हम लोग और समझते हैं, उसके बाद यहाँ की पॉइंट्स हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, अवश्य करेंगे, ठीक है। देखो कभी आपने ये सोचा है कि सर जो क्वीन एलिजाबेथ हैं, सब लोग तो कहते हैं, हम लोग ने पढ़ा है हमेशा से कि क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दे दी थी कि जाओ भैया जाओ ट्रेड करो, कोई तुम्हारे मुकाबले नहीं आएगा। जिस मोहल्ले में तुम पान की गुंटी खोल लोगे इंडिया में, उस मोहल्ले में कोई पान की गुंटी नहीं खोलेगी दोबारा, है ना। पान की गुंटी की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अगर अंग्रेजों को मिल गया, लेकिन मिला कैसे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात आपको किसी ने कभी बताई ही नहीं है, ठीक है। ये बात मैं बताऊंगा, ये एकदम टॉप सीक्रेट है भाई लोग, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ये बनी कैसे थी, सबसे जानने वाली बात ये है। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी ना, उसका बनने के पीछे जो लोग थे वो थे टॉप बिजनेसमैन। बिजनेस, देयर इज बिजनेस एवरीवेयर गाइस, बिजनेस एवरीवेयर। पैसा ही हर चीज की जड़ है गाइस, ठीक है। देखो होता क्या है, यूरोप के जो ब्रिटिश, इंग्लैंड है, ब्रिटिश है, वहां पे जो सारे लोग जो अमीर अमीर लोग थे वो सब लोग मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, जिसमें सबकी हिस्सेदारी होती है, वो होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे, ये समझो पहले। देखो जैसे अभी इंडिया में अगर अडानी, टाटा, अंबानी और कौन कौन, रितेश अग्रवाल, जितने ये अमन गुप्ता, बोट वाले, ये सब मिलके एक कंपनी बनाते हैं जिसमें 10% अडानी का है, 15% टाटा का है, 25% अंबानी का है, सबका शेयर इतना इतना बना हुआ है, ठीक है। और ये लोग जाते हैं बाहर ट्रेड करने, तो उसमें से जिसका जितना फायदा होगा वो फायदा भी उसी पोर्शन में बटेगा, है ना। इसमें ट्विस्ट क्या है ये देखो अब तुम लोग। अब सोचो कि ऐसी क्या मजबूरी थी एलिजाबेथ की कि उन्होंने 15 साल का उन्होंने फ्री ट्रेड दे दिया कि जाओ वहां पे कोई ट्रेड करने नहीं आएगा तुम्हारे मुकाबले, इंग्लैंड से तो वहां कोई नहीं जाने वाला, बाकी यूरोपियन पावर आएंगे उनसे तुम निपट लेना, ठीक है। ऐसी क्या मजबूरी थी, मजबूरी गाइस ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एलिजाबेथ वन जो उस समय क्वीन थी उनका भी स्टेक था उनका भी स्टॉक, उन लोगों ने उनको भी स्टॉक दे दिया था कि भाई ये लो, तुमको भी, अगर हम लोग कमाएंगे तुमको भी पैसा मिलेगा। अब भाई देखो पैसा हर जगह काम आ जाता है गाइस, मनी इज वेरी पावरफुल। तो उनको दे दिया एलिजाबेथ ने, फिर एलिजाबेथ ने कहा जाओ ले जाओ भाई। अब ये बात समझने की है कि दिया तो स्टार्टिंग में दिया था सिर्फ 15 साल के लिए, लेकिन पता है एंड कब हुआ, ये मोनोपोली एंड कब हुई पता है। मोनोपोली एंड हुई 1813 में। समझ रहे हो कितना लंबा भाई, 100 साल से ऊपर चला गया, इतना लंबा खींचा इन लोगों ने, ठीक है। उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है कि इसमें एक्सपोर्ट में इंपॉर्टेंस क्या थी, एक्सपोर्ट में कितनी इंपॉर्टेंस थी, ठीक। एक्सपोर्ट की इंपॉर्टेंस की बात करोगे अगर बंगाल की, जो उस समय का जहां नवाब राज करते थे, एक्सपोर्ट में इंपॉर्टेंस की बात ऐसी है कि ऐसा कुछ है नहीं जो वहां मिलता ना हो। जैसे टेक्सटाइल सिर्फ वहीं पे मिलती थी, मतलब सिर्फ नहीं, मतलब वहां से इंपोर्ट होती थी अच्छी मात्रा में, ठीक है। फार्म प्रोडक्ट्स,
उसके बाद जो भी चीज़ें मान लो, सिल्क बोल लो, साल्ट बोल लो, समझ रहे हो, साल्ट, नमक तक वहां से इंपोर्ट होता था। और हाँ भाई, सबसे जरूरी बात, स्पाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, समझ रहे हो। उनके वहां तो होती नहीं है, हमारे यहाँ होती थी। स्पाइस लेते लेते हमारा ही जायका ले गए हैं। चलो, तो अब इसमें क्या हुआ, इसके साथ साथ एक और चीज जो नोटिस करने वाली है, गन पाउडर बनाने में एक सैड टाइप का कुछ यूज होता था, वो भी बिहार में, प्रेजेंट डे बिहार, उस समय का बंगाल, बिहार में मैन्युफैक्चर किया जाता था, या फिर वहां पे ही उसकी खदान थी। अभी भी इंडिया में बिहार सबसे बड़ा उसका उत्पादक है उस प्रोडक्ट का, जो गन पाउडर में बहुत यूजफुल होता है। गन पाउडर में बहुत अच्छी मात्रा में उसका यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है गन पाउडर का एक, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपॉर्टेंट में और क्या चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें जो एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उस समय पूरे एशिया का ना लगभग 60% बंगाल से होता था ट्रेड। किसका बंगाल से होता था? ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग 60% जो ट्रेड है वो बंगाल से होता था। 60%, पूरे एशिया का 60% भाई, समझ रहे, बहुत बड़ा नंबर है ये 60%। प्लस और क्या जानने वाली चीज़ें हैं, एक जानने वाली चीज़ ये है कि उस समय इंडिया की जो, पूरे ब्रिटिशर जिस समय आए थे उस समय इंडिया की जो जीडीपी थी वो इतनी बड़ी थी कि वर्ल्ड का 25% जीडीपी जो है पूरे वर्ल्ड का वो होल्ड करती थी। सोच रहे 25%, अभी तो हम लोग बहुत नीचे हैं भाई। अभी शायद कोई कंट्री 25% होल्ड करे, शायद अमेरिका होगी, है ना। अभी ध्यान नहीं है इतना, क्या ही देखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अभी इसमें देखो ब्रिटिशर्स खेलते कैसे थे। सोचो इतना ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये लोग खेल रहे हैं। अब गैस करो, ये लोग लेते हैं फारूक सियार से या मुगल एम्परर से परमिशन लेते हैं कि हम ट्रेड करना चाहते हैं, है ना। जो भी मुगल एम्परर जहांगीर वगैरह से ले लेते हैं ये लोग। अब गैस करो कि ये लोग जहांगीर को कितना पैसा दे रहे होंगे, मुगल एम्परर को, और खुद कितना कमा रहे होंगे। जहांगीर को ये लोग देते थे, ये है, व्हाट डिड ब्रिटिशर पे टू मुगल एम्परर एंड हाउ मच डू दे अर्न। तो ये जो मुगल्स को ये लोग पेमेंट करते थे वो थी 3000 रुपए। यार ये ध्यान सुनना, $3000 नहीं कह रहा हूं मैं, 3000 पाउंड नहीं कह रहा हूं मैं 3000 रुपए की बात कर रहा हूं, ठीक है। 3000 रुपए यानी 350 पाउंड, ठीक है। अब ये सोचो कि ये लोग कितना कमाते होंगे। अब सोचो कि यार 350 दे रहे हैं, 5-10% तो देते ही होंगे बेचारे, है ना। उस समय 350 पाउंड बहुत होता भी होगा, 3000 रुपये उस समय तो बहुत होता होगा। कितने साल पुरानी, 2-2.5 साल 300 साल पुरानी बात हो रही है ना। सर बहुत कम ही देते होंगे, और 10% भी देते होंगे। तब भी बताओ, ब्रिटिशर तो सर मतलब 3500 रुपये का ट्रेड कर रहे हैं ना बेटा ना। ब्रिटिशर्स ट्रेड करते थे हर साल ग्रेट नंबर ऑफ 50,000 रुपीज नहीं गाइस, पाउंड। दे वर ट्रेडिंग इन 50,000 पाउंड, और 350 पाउंड देते थे, समझ रहे हो। अगर मैं 50,000 कमाता हूँ ना, 350 का तो अपने नौकर को खाना पीना ऐसे ही खिला देता हूँ, घूमते फिरते, दोस्तों को मैं बांट देता हूँ। यार इतना तो सेवा कर दी, दान दे दिया जाता है। 350 लोग दान दक्षिणा कर रहे थे मुगल्स के साथ, समझ रहे हो। लेकिन मुगल्स उस समय पावर डिक्लाइन में आ गई थी, तो उतना उन लोगों को खबर नहीं था। उनका ये था ठीक है, जो आ रहा है आने तो कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। वो लोग चिल हो गए थे एकदम, क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद एकदम सब कुछ बहुत चिल हो गया था, ठीक है। अब देखते हैं उस समय जो रीजनल पावर्स थी वो कौन कौन सी थी। अब जैसे क्या होता है, मुगल जो थे, जब औरंगजेब की डेथ हुई, औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल की पावर जो है वो डिक्लाइन होने लगी लगातार। अब उसमें ये लोग कर क्या सकते थे, अंग्रेज आए, अगर कोई और डायनेस्टी उस समय स्ट्रांग पोजीशन पे होती तो क्या अंग्रेज कब्जा कर पाते? अगर सारे लोग मिलकर लड़ लेते तब भी ना कर पाते। ऐसा कहा जाता है कि जब औरंगजेब वगैरह ये लोग मर रहे थे, शिवाजी का नाम आप सबने सुना है, मराठा एम्पायर उसमें बहुत बड़ा था, है ना। इधर से लेकर उधर बहुत अच्छा खासा बड़ा हो रखा था मराठा एम्पायर। लेकिन मराठास जो हैं, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, थर्ड युद्ध ऑफ पानीपत, उसमें वो लोग अहमद शाह अब्दाली से हार जाते हैं।
जिससे उनकी बहुत नुकसान हो जाता है और वो लोग बहुत घाटे में दब जाते हैं वहीं से। ऐसा कहा जाता है अगर मराठा पानीपत का तीसरा युद्ध जीत जाते तो भारत पर कब्जा मराठा कर लेते, अंग्रेजों को भगा देते, क्योंकि जो नेवी की पावर है ना वो मराठा की बहुत कमाल की थी और किसी के पास नेवी की पावर थी नहीं। अभी नेवी की पावर की जो कीमत है ना वो आगे समझ में आएगी जब आप देखोगे कि बंगाल का एक राजा सिर्फ इसलिए हमला नहीं करता है क्योंकि ब्रिटिशर्स की नेवी बहुत मजबूत थी। ठीक है, आ जाओ अभी हम लोग देखते हैं आगे का क्या सिस्टम है। सिस्टम पावर देंगे, आते थे फिर लड़ते थे, कहते थे माई बाप माई बाप माई बाप, गलती होगी गलती होगी, ट्रीटी कर लो ट्रीटी कर लो। नहीं, आई एम नॉट एलविश यादव फैन। क्या हो जाता है ये? ठीक है, अभी देखो अभी क्या है कि वाई ब्रिटिशर्स वर अहेड ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड फ्रॉम यूरोप। भाई ऐसा क्या कर रहे थे वो लोग कि इंडियंस तो इंडियंस लेकिन यूरोप को भी पिछाड़ दे रहे थे। देखो सबसे पहली बात तो इंडियंस को क्यों पिछाड़ दे रहे थे, ऐसा क्या था अलग इन लोगों में? देखो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहला पॉइंट, पेन थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, आदत नहीं है लिखने की इस पर। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट ये था कि भाई जो ब्रिटिशर थे ना इनके पास हथियार जो थे, आर्मरी जो थी ना वो बहुत एडवांस थी, गन वगैरह एकदम तगड़ा था। हम लोग के पास गन वन नहीं था, हम लोग तलवार से लड़ रहे थे तब भी, है ना। हम लोगों ने थोड़ी आविष्कार किया, उस समय जिसने कर दिया उसी के पास है ना। उसमें कोई देता वेता नहीं था, ये सब ट्रेड वेड इतना भौकाल नहीं चलता था। ठीक है, तो आर्मरी इनके पास अच्छी थी, प्लस जो उनके पास सोल्जर थे ना वो डिसिप्लिन सोल्जर थे। क्या थे? डिसिप्लिन सोल्जर थे सारे उनके पास। और बहुत डिसिप्लिन का मतलब समझते हो, मतलब जो कह दिया है वो करेंगे, बकलोली नहीं करते थे, है ना। जो ऑफिसर्स ने कह दिया है हमारे सीनियर्स ने, हम वो करेंगे। हम वही डिसिप्लिन अभी अपनी इंडियन आर्मी में भी देखते हैं। वो वाला डायलॉग सुना है ना, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, है ना। तो ये डिसिप्लिन ही दिखाता है कि रगड़ा मिल रहा है लेकिन हम लोग कबूल कर रहे हैं, ठीक है, आई एम डिसिप्लिन। ठीक है, और डिसिप्लिन से याद आया कि बेटा कितनी भी मेहनत कर लो, है ना, अगर डिसिप्लिन में नहीं हो ना, अगर पढ़ रहे हो 12 घंटे लेकिन उस 12 घंटे में बीच में 15-15 मिनट में फोन चलाए जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का तुम्हारे, बता रहा हूं। ठीक है, डिसिप्लिन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन होना। और कंसिस्टेंसी किस चीज के लिए? किसी भी पेपर को निकालने के लिए, एग्जाम को पास आउट होने के लिए अच्छे नंबर से, है ना। 10th में तुमको सिर्फ पास आउट नहीं होना, अच्छे नंबर से पास आउट होना है। ठीक है, डिसिप्लिन हो गया। उसके बाद अगर मैं शॉर्ट में बताऊं चीजें, तो डिसिप्लिन के साथ साथ रेगुलर सैलरीज, ये लोग रेगुलर सैलरीज देते थे, बंधुआ रहते थे, हमेशा सैलरीज मिलती जा रही थी महीने दर महीने, जो कि इंडिया में नहीं हो पा रहा था। ठीक है, एडवांस वेपन्स तो थे ही। यूरोप से ताकतवर क्यों थे? क्योंकि जैसे मान लो फ्रांस के जो यहाँ पे थे, मान लो लड़ाई हो रही है, अब अगर लड़ाई हो रही है ना, कोई कदम उठाने से पहले फ्रांस वालों को वहां से पूछना पड़ रहा था। कोई कदम उठाने से पहले फ्रांस वालों को वहां से बार बार पूछना पड़ रहा था कि भैया, हेलो, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, वो ब्रिटिशर्स हमको मार रहे हैं, बम गोला गिरा रहे हैं, क्या करें, गिरा दें हम भी, हैं भैया। और ब्रिटिशर्स का क्या था, उधर से फ्री हैंड था, ये लोग कुछ नहीं, क्या हुआ, फ्रांस हमला कर रहा है, मारो, मार के इतना मारो कि दोबारा इंडिया की तरफ मुड़ के आ ना जाए गलती से ये लोग। देखो जो मुर्शीद कुली खान थे, इनको अपॉइंट किया गया था 1706 में फारूक सियार के द्वारा। ठीक, फारूक सियार जो वहाँ के मुगल डायनेस्टी के जो वंशज थे, उस समय किंग थे, नाम के ही किंग रह गए थे, क्योंकि जैसे ही 1706 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, 1706-4 में ऐसे कहीं 5-6 ऐसे कहीं मृत्यु हुई। औरंगजेब एक आखिरी राजा थे जो बहुत ताकतवर थे, और जैसे ही उनकी मृत्यु हुई वो खत्म हुए, उसके बाद से मुगल डायनेस्टी का एकदम डाउनफॉल शुरू हो गया भाई, तगड़ा वाला, हमसे तुमसे ज़्यादा तगड़ा डाउनफॉल उनका शुरू हुआ था। ठीक है, अब मुर्शीद कुली खान जो थे ये हुए। इसी बीच जब मुर्शीद कुली खान ही बंगाल के नवाब थे, उसी समय ही 1700
17 में 1717 में क्या किया गया कि जो ब्रिटिशर्स थे, एक घटना हुई। घटना क्या हुई? जो हमारे फारूक सियार मियाँ थे, ना, इनका बेटा पड़ गया बीमार। क्या पड़ गया? इनका बेटा क्या पड़ गया? इनका सन क्या हो गया? इल हो गया भाई, बीमार पड़ गया इनका सन भाई। अब बीमार पड़ गया, पूरा वैद घुमा डाले चारों तरफ सब जगह दिखा लिए, कहीं इलाज ही नहीं हो पा रहा था। अब ऐसे में क्या होता? सोचो, एक पूरे सल्तनत का राजा भाई, दिल्ली का राजा, यहाँ विधायक का बेटा बीमार पड़ जाए तो इंसान सर पे उठा लेके घूमता है पूरा, है ना, वो तो फिर भी राजा है। अब जो राजा का बेटा है, अब वो क्या करेगा भाई? अब उसके पास 2-3 ऑप्शन है। पहला कि वो जाके अपना, अब जब उसका बेटा बीमार पड़ गया तो फारूक सियार ने क्या किया? फारूक सियार ने एक अंग्रेज को बुलाया, अंग्रेज डॉक्टर को बुलाया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में ही आया हुआ था उन लोग का इलाज करने के लिए। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी का वो डॉक्टर जो था, उसने फारूक सियार के बेटे को एकदम चंगा कर दिया, ठीक है, चंगा कर दिया। अगर अब चंगा कर दिया, फारूक सियार एकदम खुश, कहें भैया मांगो, क्या मांगते हो, जो मांगोगे वो दूंगा, है ना। तो अंग्रेज थे भैया दिमागदार, उन्होंने कहा सर ऐसा है, हमें पैसा वैसे की लालच नहीं है, आप बस फ्री ट्रेड दे दीजिए, हमें दस्तक इशू करने का हक दे दीजिए, हम दस्तक इशू कर पाएं बस, ठीक है, हमको ट्रेड ड्यूटी न लगे और हम दस्तक दे पाएं। दस्तक क्या होती है? दस्तक होती है परमिशन, ठीक है। क्या क्या चीजें मांगी अंग्रेजों ने उनसे? कि हमें दस्तक देने की परमिशन दीजिए, ठीक है, कि हम दस्तक दे पाएं और हमारे जो चीज़ें हों हम लेकर आएँ, उस पर ड्यूटी ना लगे। अब ऐसा नहीं है अंग्रेजों पर ड्यूटी लगेगी, नहीं लगेगी, लेकिन जो इंडियन मर्चेंट्स हैं उन पर ड्यूटी लगेगी भाई साहब। समझ रहे हो कितना? समझ रहे हो? मतलब तुम अपने घर में चीज़ें ला के बेचोगे, उस पर तुमको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जो बाहर का ला के बेचेगा उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दैट्स नवाब फॉर यू, दैट्स किंग फॉर यू, ओके। अब इस यहाँ से क्या हुआ? 1717 में इनको दस्तक मिल गया, अंग्रेजों को फ्री पास मिल गया बंगाल में कि कोई ट्रेड ड्यूटी हमें नहीं लगने वाली है, ठीक है। इसके पहले जहांगीर ने थोड़े कंसेशंस दे दिए थे, परमिशन दे दी थी, ठीक है आप जाइए ट्रेड कर लीजिए, लेकिन ऐसा फ्री ट्रेड कहीं नहीं मिला हुआ था। अब फ्री ट्रेड यहाँ से इनको मिल गया, वो भी बंगाल, जहाँ पे मैंने इसके पहले बताया था बंगाल में सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिल रहा था, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब कुछ वहाँ बंगाल में मिल रही थी, है ना। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इनके जो सन इन लॉ है, ये है सिराजुद्दौला, सन इन लॉ है सिराजुद्दौला, सुजाउद्दीन, आई एम सॉरी बाबू, ठीक। सुजाउद्दीन जो है सन इन लॉ थे। फिर सुजाउद्दीन के बेटे थे सरफराज, ये थोड़े मतलब ढीला ढाला इंसान थे ज़रा, मतलब बॉडी मतलब समझ रहे हो, बहुत ऐसा, मतलब मेरी तरह बॉडी नहीं थी, मेरी भी नहीं वैसे। तो इनको क्या हुआ कि ये अलावर्दी खान थे, इन्होंने इनको निपटा दिया। ये बिहार के किसी चीज़ के कहीं पे गवर्नर वगैरह थे, ये भी अलावर्दी खान, सरफराज को इन्होंने निपटा दिया, ठीक। अब इन्होंने सरफराज को निपटा दिया, फिर अलावर्दी खान के जो बेटे थे, अलावर्दी खान के बड़ी बेटी के बेटे थे, यानी पोता था, है ना, सन, वो ग्रैंड सन था अलावर्दी खान का, सिराजुद्दौला। हमारी कहानी शुरू होती है सिराजुद्दौला से, और उस समय सिराजुद्दौला थे, मीर जाफ़र भी थे। और अभी हम थोड़ा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझते हैं, जिससे हमें और चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये मीर जाफ़र कौन था, सिराजुद्दौला कौन था, कैसे चीज़ें बटी हुई थी। तो आ जाओ देख लेते हैं जल्दी से, ठीक। देखो, जो उस समय का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था ना, वो कुछ ऐसा था कि एक होता था सूबा, ठीक। अब सूबा का जो हेड था वो था सूबेदार। जैसा कि मैंने बताया था कि मुर्शीद कुल खान को किसने अपॉइंट किया था? फारूक सियार ने अपॉइंट किया था। ही वॉज द लास्ट वन हु वॉज अपॉइंटेड, ओके। ये कौन था? सूबेदार होते थे, ठीक, सूबेदार होते थे, इनको एक्स नवाब भी कहते थे, ठीक। अब इनके अंदर में क्या होता था? इनके अंडर में आना था लॉ एंड ऑर्डर,
इनके अंडर में क्या आता था, लॉ एंड ऑर्डर आता था। उसके बाद एक सूबे में एक पोस्ट होती थी मीर बख्शी, ठीक, ये होता था कमांडर। किसका कमांडर होता था, जो आर्मी होती थी सूबे की, उसका कमांडर होता था मीर बख्शी। अब इसको कंफ्यूज मत करना, मीर बख्शी इज द पोजीशन, बट जो मीर कासिम था, वो मीर कासिम जो था वो पर्सन का नाम था। मीर कासिम जो था इस बंगाल के सूबे में मीर बख्शी के पोजीशन होल्ड करता था, ठीक है, कमांडर एंड हेड था। अब ये थे मीर बख्शी जी, ठीक। उसके बाद एक लोग होते थे दीवान, दीवाने हम नहीं होते, दीवानी बात होती है। तो ये जो दीवान थे ना, इनका क्या था कि जो दीवान थे उनका काम था ट्रेजरी संभालना। और ये मत समझना आज की तरह नहीं है भाई, उस समय दीवान वो होता था जो कि पूरे सूबे में सबसे ज़्यादा तगड़ा पैसा होता था उसके पास, वो, ठीक है। अब सूबे के अंडर क्या आता था, कई सारे सरकार मिलके सूबे बनाते थे, ठीक है, सरकार या सरकरा जो भी कह लो, ठीक है। उसके बाद कई सारे परांगना मिलके फिर एक सरकार बनाते थे, और कई सारे विलेज मिलके एक परांगना बनाते थे, ठीक है। आ जाओ, ये हो गया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सबको समझ में आ गया होपफुली। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और समझते हैं आगे की चीजें कैसी हैं, ठीक है। आ जाओ, here it is, here it is, चलो देखो अब क्या है भाई, सिराजुद्दौला जो है बन गया आखिर में राजा जी, ठीक है, राजा जी बन गया। अब ये बन तो गया, इसकी एज क्या थी पता है भाई, मुझसे छोटा था, मतलब नहीं मेरे सेम एज का ही था, 23, है ना, मैं लड़की थोड़ी हूँ, मैं एज बता सकता हूँ अपनी, ठीक है। 23 का था, 23 का था। अब सोचो 23 का राजा, समझ रहे हो। अब तुम ये गेस करो, अगर राजा 23 का है, ऐसा थोड़ी है कि इसके जो लोग सबऑर्डिनेट्स हैं, पदाधिकारी जो हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो इससे उम्र में बहुत बड़े थे, है ना। जैसे प्राइम एग्जांपल वाज मीर जाफर, ही वाज 70 years old, समझ रहे हो, ही वाज 70 years old। अब सोचो 70 साल का बुढ़ा, है ना, 70 साल का इंसान जो है, जिसको दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, उसने कितनी बार सोचा होगा मैं राजा बनूंगा आगे चल के, मेरा बेटा राजा बनेगा। अब उसको 23 साल के राजा के अंडर रहना पड़ रहा है भाई, समझ रहे हो। तो मीर जाफर की जो सिराजुद्दौला की जो प्रॉब्लम्स थी, उनमें एक मेजर था मीर जाफर, क्योंकि मीर जाफर बहुत हॉस्टाइल था, मीर जाफर सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करता था, ठीक है। सिराजुद्दौला के पास और कौन कौन सी वो थी दिक्कतें थी, एक इनकी घसीटी बेगम चाची थी, एक तो नाम इतना गंदा है यार, घसीटी बेगम का नाम रखता है, ठीक है, घसीटी बेगम इनकी चाची थी। उसके बाद इनके जो अलीवर्दी खान थे, उनके बहन के हस्बैंड थे, ये भी दिक्कत दे रहे थे। उसके बाद नवाब पुरैना शौकत जंग जो थे, ये भी दिक्कत दे रहे थे। इन्होंने जंग लड़ी, शौकत जंग को जंग में निपटा दिया, खलास, ठीक, इनको निपटा दिया। उसके बाद अलावर्दी खान के हस्बैंड जो थे, इनको भी निपटा देते हैं। मीर जाफर जो थे, मीर जाफर के जगह पे ये एक मैडन लाल ऐसा कुछ नाम था, एक वहाँ से कश्मीरी को बैठा देते हैं प्राइम मिनिस्टर के पद पे, ठीक, अपने राज्य का प्राइम मिनिस्टर के पद, उसको बहुत सारी पावर्स दे देते हैं, जिससे वो मीर जाफर को भी एलिमिनेट कर देते हैं अपने आप से बदला लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद इनके कोर्ट में कुछ लोग थे जो बहुत डोमिनेट कर रहे थे, जैसे जगत सेठ। अब जगत सेठ कौन थे, जगत सेठ जो थे वो थे बैंकर, ठीक, पूरे सूबे के सबसे बड़े बैंकर थे, ठीक है। उसके बाद ये ओमीचंद थे, ओमीचंद वॉज मर्चेंट, राय बल्लभ वॉज मिनिस्टर समहाउ, ठीक, राय दुर्लभ वॉज मिनिस्टर एज वेल, ठीक है। और भी सारे लोग थे जो इनको अपोज करते थे। क्यों अपोज करते थे वो, क्योंकि सबको लगता था कि यार ये काबिल नहीं है लड़का, है ना, 23 साल का लड़का क्या राज करेगा यार, एक्सपीरियंस होता है 23 साल के लड़के को, हैं, कितना एक्सपीरियंस होगा, जब तुमसे अच्छे लोग बैठे हुए हैं तुम कैसे कर लोगे। लेकिन उसको इतनी बुद्धि थी कि कई लोगों को वो निपटा दिया था भाई अपने हिसाब से, ठीक है।
अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है एवर ग्रोइंग कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ द इंग्लिश कंपनी। ये क्या है, देखो याद करो, मैंने बताया ना इसके पिछले वाले स्लाइड में कि कंपनी को मिला था दस्तक, परमिशन मिली थी कि हम भाई दे सकते हैं, हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, हम तो ऐसे ही करेंगे, है ना, हम तो एकदम राजा इंसान है ये। ठीक, अब होता क्या है कि कंपनी को जो होती है ना, कंपनी को मिली होती फ्री दस्तक, कंपनी करती क्या है, कंपनी करती ये है कि उसको मिसयूज करने लगती है। चलो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मान लो कि दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एक मिनट, चलो थोड़ा बता देते हैं फिर इसको पढ़ाएंगे। ठीक, देखो होता क्या है कि मान लो तुम 10 रुपए का तुम चाय पी रहे हो, ठीक है, टी, 10 रुपए की टी तुम बेच रहे हो, एक पैकेट बनाने के लिए चाय पत्ती टी, ठीक है, 10 रुपए की आप बेच रहे हो, तुमको मिल रही है 10 रुपए की, अंग्रेज भी 10 रुपए की बेचेंगे, तुम भी 10 रुपए की बेचोगे, ठीक है। लेकिन अब तुम बंगाल में ले गए, बंगाल में जनता बहुत बड़ी, मार्केट बहुत बड़ी, अब तुम बंगाल में आए, तुम बंगाल के रहने वाले हो, अंग्रेज बंगाल के रहने वाले भी नहीं है, तुम आते हो, तुमको बोलते हैं भाई चेक कराओ अपना सामान, पूरा सामान पहले तो खोल कर देखेंगे कुछ उल्टा सीधा नहीं लेके आ रहे हो, उसके बाद तुमको 5 रुपए टैक्स भी देना पड़ेगा, समझ रहे हो, 5 रुपए तुमको टैक्स देना पड़ रहा है। अब 5 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है तो ब्रिटिशर्स के लिए तो फिर भी ये 10 ही रुपए का हुआ विदाउट एनी प्रॉब्लम, बट फॉर नेटिव रूरल्स, नेटिव जो मर्चेंट्स थे, नेटिव मर्चेंट्स जो थे उनके लिए कितने का हो गया, 15 रुपए का। भाई सेम चीज 10 की सेम चीज 15 की, कंपटीशन तो खत्म ना, कंपटीशन तो खत्म ना भाई, है कंपटीशन, नहीं है ना, खत्म हो गया। अब ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। अब इसमें क्या हुआ कि जो इसमें प्रॉब्लम क्या होने लगी कि जो हमारे यहाँ के मर्चेंट थे ना वो ब्रिटिशर्स को ना ब्राइब देने लगे, बोले वहां 5 रुपए दे रहे हैं, तुम 2 रुपए ले लो एक 10 रुपए पे और हमारा अपने दस्तक हमें दे दो। करप्ट तो थे ही ये लोग, तो अपना दस्तक बांटने लगे, है ना। अब दस्तक बांटने लगे, उसमें क्या हुआ, नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान हो रहा है नवाब का, है ना। किसका नुकसान हो रहा है, नुकसान इसमें हो रहा है नवाब का। अब नवाब का नुकसान, कितना नवाब नुकसान सहेगा। अब जब बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा, नवाब से बर्दाश्त नहीं हुआ, तब फिर द बैटल विच वॉज नेवर फॉट, क्या चीज, द बैटल विच वॉज नेवर फॉट नाउ बिगेन्स फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। ओके, मतलब ये एग्जैक्ट बैटल नहीं हो रही, बट यहां से चीजें ऐसी शुरू हुई कि बैटल होके ही रहेगी। देखो होता क्या है कि जो सिराज होता है ना वो ब्रिटिश और फ्रेंच, ब्रिटिश की होती है कलकत्ता में और फ्रेंच की होती है चंदेर नगर में। यहाँ पे इन लोग अपना फोर्टिफिकेशन कर रहे होते हैं। फोर्टिफिकेशन क्यों कर रहे होते हैं, उस समय कार्नाटिक वॉर चल रहा होता है ब्रिटिश और फ्रेंच में, ठीक है। अब होता क्या है, ये लोग अपने माल को बचाने के लिए, माल मतलब जो सामान इन लोग रख रहे हैं फैक्ट्री में, उस सामान को बचाने के लिए फोर्टिफिकेशन करने लगते हैं, ठीक। अब फोर्टिफिकेशन कर रहे हो भाई, अगर मैं बता रहा हूँ, मैं इलाहाबाद में प्रयागराज में रहा हुआ लड़का हूँ, हमारे यहाँ अगर मकान मालिक से बिना पूछे एक खिल्ला भी अगर हथौड़ी मार दो ना दीवार पे तो मकान मालिक ऐसी तैसी कर देता था, ठीक है। अब तुम यार कहाँ खिल्ला कहाँ किला, ठीक है, खिल्ला किला, वाह क्या राइमिंग है, खिल्ला और किला बहुत फर्क है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है ना, खिल्ला और किला। अब ये लोग किला बना ले रहे हैं और राजा को परमिशन भी नहीं ले रहे नवाब से। सिराजुद्दौला ने कहा ना ऐसे कैसे, परमिशन तो लेनी पड़ेगी भाई। इन्होंने बोला सिराजुद्दौला ने कि भाई ब्रिटिश और फ्रांस दोनों लोग अपना अपना निपटा दो, हटा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। फ्रांस वालों ने कहा कि ठीक है सर, चिल गाइस, अभी तो ब्रिटिशर्स मार रहे हैं, पर सिराजुद्दौला भी मारने लगे। वो लोग कहे ठीक है हम नहीं बना रहे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, ब्रिटिशर्स तो एकदम थे ईगो में, कहा अरे मैं नहीं कर रहा भाई, मैं तो बनाऊंगा, जो करना है कर लो। तो सिराजुद्दौला को जो करना था उसने कर लिया। फिर क्या किया उसने, सिराजुद्दौला ने क्या किया, सिराजुद्दौला देखो कहाँ गया, ये देखो ये बिजनेस जो कर रहे थे भाई ये लोग, जो अभी बताया मैंने, ठीक है। अब नवाब को मिसलीड भी कर रहे थे, जो ठीक है, मिसलीड कैसे कर रहे थे, एक ये था कि एक राज बल्ला था जो कि बहुत सारा ट्रेजर लेके नवाब के खिलाफ भाग गया था, नवाब की विल के अगेंस्ट वो भाग गया, अंग्रेजों के पास चला गया, थोड़ा पैसा अंग्रेजों को दे दिया, थोड़ा अपने पास रख लिया, ठीक। उसके बाद क्या था,
अब कंपनी को ये भी सस्पेक्ट था कि एक दिन ये हमारा फ्री ट्रेड बंद कर देगा सिराजुद्दौला। हुआ क्या, अब जो सिराजुद्दौला था वो मार्च कर देता है अपने सेना के साथ अंग्रेजों की तरफ, इनके कंपनी की तरफ, फैक्ट्री की तरफ, ठीक है। वहाँ मार्च करता है। अब अंग्रेज देखते हैं, समझ जाते हैं लड़ तो पाएंगे नहीं, कहाँ 30-40 हज़ार की सेना लेकर चला गया था वो, और अंग्रेज गिनती चुनती के 5-6 हज़ार लोग थे। अब ये अंग्रेज भागे कुछ और कुछ रह गए। ये लोग पकड़ पाए 143 लोग को। कितनों को? 143 लोग को पकड़ पाए थे, 146, ठीक है। उसमें बहुत सारे बच्चे भी थे, बहुत सारी औरतें भी थी, बहुत सारे लोग भी थे, ठीक है, इंसान थे सारे के सारे एट लास्ट। उसमें क्या था, 123 लोगों को मर गए। कैसे मर गए? अब तुम इमेजिन करो 10 बाई 10 का कमरा, उसमें 10 लोग बैठे हो, अब 20 लोग बैठे हो, अब 30 लोग बैठे हो, अब 40 बैठे हो, अब 50, अब 80, अब 100। 10 बाई 10 का कमरा कितना है, सांस ले पाओगे? तो उसमें क्या हुआ कि बस छोटी सी जगह उसने छोड़ दी सांस लेने के लिए, भूसे की तरह सबको भर दिया उसमें। अब उसमें 123 लोग मर गए, ठीक। अब सोच रहे हो यार कितना गंदा इंसान था ना। इसकी कोई भी प्रूफ नहीं है हिस्टोरियंस के पास, ठीक है। ये ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने इसको एज अ प्रोपेगेंडा यूज करने के लिए ये कहानी गठित की, या तो जो मृतकों की संख्या है वो बहुत कम रही होगी, या तो ये कहानी ही ऑल टुगेदर झूठी है, ठीक है। ऐसा कहते हैं हिस्टोरियंस बहुत सारे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। और इसका फिर यूज़ अमेरिका में पत्र जो न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, जिससे कि इसका निपटारा हो गया। फिर बहुत ज़्यादा वहाँ से प्रेशर आने लगा कि भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उसके बाद हम अब देखने वाले हैं बैटल ऑफ प्लासी। अब हुआ क्या कि जब इन लोग को भगा दिया गया, मारा वारा जाने, ये लोग भागने लगे, तो बंगाल के पास में ही एक कोई आइलैंड है, वहां पे ये लोग कुछ लोग रुक गए और कुछ लोग चले गए रॉबर्ट क्लाइव के पास मद्रास में, जहां पे इनकी प्रेसिडेंसी थी मद्रास में भी। तो वहां पे चले गए ये लोग, वहां से हेल्प मांग के लाए। अब ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट क्लाइव आए और तुरंत दे दनादन अभी मारते हैं, बताते हैं तुमको ऐसे कैसे। ये लोग बुद्धि से खेलते थे भाई, है ना, जोश में नहीं आते थे इतनी जल्दी से, ठीक है। अब हुआ क्या, रॉबर्ट क्लाइव आते हैं और एक बैटल लड़ते हैं, बहुत छोटी सी बैटल लड़ते हैं। ब्रिटिशर्स का हमेशा यही था, आते थे फिर लड़ते थे, कहते थे माई बाप माई बाप माई बाप, गलती हो गई, ट्रीटी कर लो, ट्रीटी कर लो, ट्रीटी कर लो, है ना। ट्रीटी हो गई, कुछ दिन शांति रही, पीछे से अपनी सेना तैयार कर रहे हैं, फिर मारते थे, है ना। एक थप्पड़ मारा, फिर माई बाप, फिर थप्पड़ मारा, फिर माई बाप। यही ब्रिटिश का नियम था, ठीक है। ट्रीटी करो, वॉर करो, पीस करो, यही चीज़ था। ये तीनों करते करते हमारे देश के लोग कुछ ज़्यादा ही साफ दिल के थे, तो वो सोचते थे चलो ट्रीटी कर लिया, अब नहीं करेगा। लेकिन अंग्रेज भाई क्या ही बोले, जाने दो, कुछ गलत निकल गया तो, ठीक है। अब होता क्या है, अभी सही है। अब होता क्या है ना कि रॉबर्ट क्लाइव आते हैं रेस्क्यू करने के लिए। किसके साथ आते हैं? एडमिरल वॉटसन के साथ। एक वॉर होती है, ट्रीटी ऑफ अलीगढ़ साइन होती है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अलीनगर नहीं, सॉरी, ओके, अलीनगर, ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन होती है, अलीनगर ट्रीटी साइन होती है। उसके बाद ये लोग बैठ जाते हैं, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव बैठता नहीं है शांति से। रॉबर्ट क्लाइव चाल चलना शुरू कर देता है। रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, मीर जाफर, जगत सेठ, ओमी चंद और घसीटी बेगम, इन सब से बातचीत करने लगता है बैक एंड से। किसी को पैसा ऑफर करता है, किसी को कुछ ऑफर करता है। अब तुम ये सोचो, ये जगत सेठ जो है बिजनेसमैन है, ओमी चंद भी बिजनेसमैन है। एक बिजनेसमैन हमेशा दूसरे बिजनेसमैन का साथ देगा, ना कि राजा का। उस राजा का साथ देगा जो उस पर टैक्स लगा रहा है, कि उस बिजनेसमैन का साथ देगा जो उसे टैक्स फ्री कर सकता है? जाहिर सी बात है उसी का साथ देगा, ठीक है। दूसरा, मीर जाफर को अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको नवाब बना देंगे सर। मीर जाफर 70 साल के हैं, इनको नवाबी चढ़ी हुई थी। उन्होंने कहा हाँ बना दो, नवाब बना दो भाई हमको तुम। तो ये नवाब बनने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद होता है द बैटल। अब बैटल में होता क्या है कि जो नवाब की सेना होती है, जिसमें कौन होते हैं, सिराजुद्दौला होते हैं, और कौन होता है, और होते हैं मीर जाफर, ठीक, मीर जाफर होते हैं, ठीक। मीर जाफर के पास होती है 45,000 की सेना, ठीक, और इनके पास सिराजुद्दौला के पास होती है 5K की सेना। दूसरी तरफ कौन होते हैं, ब्रिटिशर्स होते हैं। ब्रिटिशर्स के पास कितने की सेना होती है, मात्र 2,000 की। अब
सिराजुद्दौला को ये समझ नहीं आया कि हमारे पास 50,000 है, उनके पास 2 ही हज़ार हैं, तब भी वो सामने ऐसे खड़े क्यों सीना तान के। भाई उनको तो डर के भाग जाना चाहिए था, लेकिन सिराजुद्दौला को ये बात समझ नहीं आई। इससे क्या पता चलता है, इनएक्सपीरियंस्ड है ना, पता नहीं है इनको कि चालबाजियां होती हैं, वॉर में हमेशा सामने से लड़ा नहीं जाता है, ठीक है ना। कभी कभी राम जी को पीछे से तीर चला के बाली का वध करना पड़ता है, जरूरी नहीं है मेरे सामने से जाके लड़ना हो, है ना। यहाँ पे मतलब वो एग्जाम्पल दे दिया, ऐसा मत समझना किसी को मैं अंग्रेजों को राम जी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो होता क्या है कि जो ये होते हैं मीर जाफर सिराज को कहते हैं कि भाई 2,000 लोग तो हैं, आप जाओ, आपका भाई देख लेगा। सर आप जाइए, किले में जाइए, आराम करिए, मैं अभी देखो एकदम निपटा दूंगा, आप क्या प्रॉब्लम कर रहे हो, आपको वो लेने की क्या जरूरत है, टेंशन लेने की। तो भाई सिराज भरोसा कर लेता है, निकल जाता है अपना। अब ये चला गया, अब मीर जाफर जो है अपना 45,000 की सेना लेके अंग्रेजों की तरफ हो जाता है। अब क्या हुआ, अंग्रेजों के पास 47 और इनके पास बचे 5,000 ठीक है। अब यहाँ पे भाई मैटर गया पलट। अब होना क्या था कि 500 लोग इनके मरे, कुछ उनके मरे, उसके बाद आखिर में जाके सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई, ठीक है। और मीर जाफर को बना दिया गया किंग, मीर जाफर को किंग बना दिया। रिजल्ट क्या है कि सिराजुद्दौला हार गए। लेकिन सिराजुद्दौला का रिएक्शन क्या था, क्या रिएक्शन था, चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू भाई, चीटिंग कर ली भाई उसके साथ, है ना। सामने तो लड़ लेते, हिम्मत होती तो चीटिंग करके हरा दिया बेचारे को। बेचारा रोता रोता घर गया अपने कि है मम्मी हरा दिया, है ना। बेचारा हरा दिया, इतना गंदा उसको हरा दिया, ठीक है। इसके बाद से कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं उसके बाद यहाँ से लगातार चीज़ें अच्छी होती गई ब्रिटिशर्स के लिए, एक के बाद एक। ये मूवमेंट ऐसा था जहाँ ब्रिटिशर्स ने रियलाइज़ किया कि भारत की जो सत्ता है वो कितनी कमज़ोर है और हम कितनी आसानी से इस पर कब्ज़ा अपना जमा सकते हैं। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने ये कर लिया था, ठीक है। अब क्या हुआ, सिग्निफिकेंस क्या है इसमें, देखो जो ब्रिटिशर्स का स्टेटस था वो इम्प्रूव हो गया था, ठीक है। इम्प्रूव कैसे हो गया था, इनके पास अच्छे पैसे आने लगे थे, अरे हो जा भाई, इनके पास अच्छे पैसे आने लगे थे, इनके पास ज़्यादा ज़मीन आ गई थी। जहाँ पे ये कभी वो कर रहे थे, अब यहाँ पे उनका राज तो अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, बट एकाधिकार हो गया था। क्योंकि मीर जाफर जो थे ना, जब वो जंग जीत के राजा तो बन गए, नवाब तो बन गए, लेकिन अब ना उन पर उनकी सेना ट्रस्ट कर रही थी, ना बगल में अवध था, अवध के नवाब भी उन पर, मुगल्स भी उनसे नाराज़ थे कि भाई तुमने धोखा दे दिया, ये तो गलत बात है, ये वो अंग्रेजों से मिल गए। तो अब क्या हुआ कि मीर जाफर को ना 6,000 अंग्रेजी सेना अपने साथ रखने पड़े। अब जिसकी वजह से अंग्रेज का मीर जाफर पे टोटली कंट्रोल था और मीर जाफर ना एक आज़ादी फील कर नहीं पा रहे थे, कोई पावर फील कर नहीं पा रहे थे। क्योंकि भाई पावर तो तब फील करोगे ना आप जब वहाँ पे उनका आपका एकाधिकार होगा। अभी तो अंग्रेज जो कह रहे हैं आपको वही करना पड़ेगा, क्योंकि 6,000 सेना उनकी बैठी हुई, जब चाहेगी तब आपकी ऐसी तैसी कर देगी, है ना। तो स्टेटस ब्रिटिश का क्या हुआ, अपग्रेड हो गया और इनकम भी इंक्रीज हो गई वापस से। क्योंकि मीर जाफर ने 2.5 लाख ऐसा डॉलर्स ऐसा कुछ उनको दिया था, और भी सारे पैसे भी दिए थे, प्लस जो भी मैंने बताया था कई सारे गांव मिलके परांगना बनते हैं, वो 25 परांगना भी दिए थे, ठीक, 25 परांगना इन्होंने दे दिए थे। उसके बाद कर्नाटिक राइवलरी जो थी, क्योंकि फिर मीर जाफर ने और पैसे दिए तो आगे जो लड़ाई करनी थी फ्रांस से कर्नाटिक वॉर में, थर्ड कर्नाटिक वॉर, वो भी ब्रिटिशर्स जो हैं जीत जाते हैं, क्योंकि इनको पास पैसा और मिलिट्री अच्छे खासी मिल जाती है और मिलिट्री सुपीरियरिटी और बढ़ जाती है, पैसे मिल जाते हैं, मिलिट्री सुपीरियरिटी बढ़ जाती है। साथ में जो मैंने बताया था कि जो बिहार में उसका प्रोडक्शन होता है साल्टिटाइड ऐसे करके कुछ था, नाम मुझे याद नहीं है अभी, ठीक है। तो उसका प्रोडक्शन, उसका भी अच्छा खासा एक्सेस इनको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग होल्ड इन बंगाल, कैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे 6,000 लोग मीर जाफर के पास रह रहे थे ब्रिटिश आर्मी के, उससे इनका अच्छा कंट्रोल हो गया। प्लस बहुत सारे जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स के साथ ही लॉयल हो गए कि भाई ब्रिटिशर्स के साथ रहने में ही फायदा है, ठीक है। अब ये बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा आगे क्या होता है, आगे होता है बैटल ऑफ बक्सर, ठीक, जिसके बाद जो मुगल एम्पायर होता है उसका एंड हो जाता है। और बैटल ऑफ बक्सर में थोड़ा मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि आगे चैप्टर में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, देखो होता क्या है, मीर जाफर जो होते हैं वो बगलोली करने लगते हैं कि हम महाराजा हम, तो अंग्रेज जो होते हैं इनको भी निकाल देते हैं। इंटरनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, अंग्रेज इनको भेज देते हैं पेंशन पे 1,500 रुपये,
1,500 रुपये के पेंशन पे अंग्रेज इनको भेज देते हैं। फिर अंग्रेज बनाते हैं मीर कासिम को। मीर कासिम मीर जाफर का सन इन लॉ था। यहाँ पे यही चल रहा है भाई, दमाद ही खेल जा रहे हैं बार बार, ठीक है। अब मीर कासिम जो था मीर जाफर का दामाद था, ये बन जाता है। लेकिन मीर कासिम को मीर जाफर पसंद नहीं करते थे, ठीक। अब ये बन जाते हैं राजा जी। अब राजा जी बन जाते हैं। मीर कासिम और चंट इंसान था, जाफर तो फिर भी सीधा था। अंग्रेज को मतलब ये समझ लो, अंग्रेजों को ये कहना पड़ेगा कि भाई मीर जाफर तू तो देव मानुष है रे, मैं तो तुझको समझता था, ठीक है। लेकिन मीर कासिम जो है असली खतरनाक वाला टाइप का इंसान था। मीर कासिम क्या करता है, जब नवाब बन जाता है, बुर्दवान, मैदानपुर और चिटगांव ये 3 जगह दे देता है अंग्रेजों को, ठीक है। साथ ही साथ ज़मींदारी राइट्स भी देता है यहाँ की, इन 3 जगह की, और 29 लाख रुपए भी देता है। किस लिए देता है 29 लाख रुपए? ताकि ये लोग साउथ में जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको जाके अच्छे से लड़ पाएँ। ये सब हो रहा है 1760 में, ठीक। ये सब हो रहा है 1716 में, ठीक। उसके बाद मीर कासिम जो है ना, अपना कैपिटल जो है मुर्शिदाबाद से हटा के ये क्या कहते हैं मुंगेर ले जाके सेट कर देता है। क्यों? मुर्शिदाबाद कोलकाता के बहुत पास में था, तो उसका ये था कहीं लोग हमला ना कर दें, कब्जा ना कर लें, तो ये थोड़ा दूर लेके बिहार चला जाता है, मुंगेर में लेके चला जाता है, ताकि वहाँ पे ब्रिटिशर्स को हमला करने में प्रॉब्लम्स हो, अगर वो लोग करना चाहें तब भी, ठीक। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स दस्तक का मिसयूज़ कर रहे होते हैं, उसके प्रॉब्लम तो हमेशा से थी सबको। अब मीर कासिम क्या करता है, कहता है ठीक है तुमसे मैं दस्तक वापस नहीं ले रहा हूँ फ्री ट्रेड का, अब मेरे राज में ट्रेड फ्री है, मेरे राज में किसी को टैक्स देना ही नहीं है। लेकिन इस समय तक अंग्रेजों को आदत हो गई थी अच्छी ट्रीटमेंट की, प्रिंसेस ट्रीटमेंट की, है ना, प्रिंसेस ट्रीटमेंट की आदत हो गई थी। तो इतनी आदत हो गई थी, तो अब जो है अंग्रेजों को ये गवारा नहीं था कि हमको अलग ट्रीट किया जाए, हमको सबके साथ नॉर्मल ट्रीट किया जाए, सब टैक्स देंगे, मैं नहीं दूंगा, इनका ये हो गया था। अब इससे फिर कहाँ पे चीज़ हुई, फिर हुई बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो कि अंग्रेज ही जीते, जाहिर सी बात है, तभी वो हमारे ऊपर आज राज कर रहे हैं। बैटल ऑफ बक्सर के बाद फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, बहुत सारी चीज़ें, उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं अभी भी बैटल ऑफ बक्सर में, कैसे हारे, क्या हुआ, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको जरूर पढ़ाना चाहेंगे। तो इसी के साथ चलता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरा नाम यशराज है, याद रखिएगा। बाय बाय, महादेव।